विकास चंदेल। आप सभी का स्वागत करता हूं इस इंटरव्यू सीरीज में। आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो बेहद खास हैं। लगभग पिछले 15 सालों से रंगमंच और सिनेमा की दुनिया में अभिनय करते हुए हम सभी को एंटरटेन करते हुए प्लीज हम स्वागत करते हैं जतिन सरना जी का। शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना कीमती समय हम लोगों को दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो अभिनय की शुरुआत हुई इस रंगमंच की दुनिया में किस तरीके से हुई? मैं मतलब बहुत शुरू से बात करेंगे तो गली मोहल्लों में रामलीला होती है तो उसमें मेरा सबसे पहला जो है परफॉर्मेंस हुआ था। उसी में डांस की परफॉर्मेंसेस होती थी। फिर वहाँ से ऐसा लगा कि किया जा सकता है, मतलब इसमें है स्कोप मेरे लिए, क्योंकि लोगों का अप्रिसिएशन, प्यार, वो चाहे मेरी परफॉर्मेंस को लेके हो या डांस को लेके हो, तो वहाँ से शुरुआत हुई। बट उसके वहाँ से श्री राम सेंटर पहुँचने तक का सफ़र जो था वो लंबा था। तो वो बचपन की बात थी, फिर उसमें बीच में पढ़ाई आ गई। पढ़ाई में कुछ बहुत अच्छा था नहीं, तो चीज़ें पक्की होती जा रही थी कि आना तो फिर इसी लाइन में आना पड़ेगा। वो इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाई में कच्चा था, बल्कि इसलिए कि मेरा इंटरेस्ट परफॉर्मेंस, एंटरटेनमेंट, उसकी तरफ ज़्यादा मेरा झुकाव था। तो फिर मुझे पता चला कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कोई चीज़ है, और जितने भी आउटसाइडर्स हैं, आउटसाइडर्स इन द सेंस जिनका कोई गॉडफादर या जिनका कोई रिलेटिव फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, वो सब थिएटर के माध्यम से आगे गए हैं। तो चाहे उसमें इरफान खान साहब हो, मनोज बाजपेयी हो, ओमपुरी साहब हो, नसीर साहब हो, पंकज जी हो, तो वो मुझे लगा था कि वो मेरे को भी शायद उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। क्योंकि ये एक चक्कर में बॉम्बे लगा चुका था 2004 में, और प्रोडक्शन हाउस में काम करने के लिए गया था, लेकिन 48 आवर्स के बीच में मैं दिल्ली वापस आ गया था। तो 2004 के बाद 2005 और 6 में फाइनली आके जो है एक दिन जब ये फैसला करना चाहा कि अब ज़िंदगी में करना क्या है। मतलब मेरे पिताजी का बिजनेस है गोल्ड डायमंड ज्वेलरी का, लेकिन वो बहुत स्मॉल यूनिट है, ऐसा कोई बहुत बड़ा बिजनेस या बहुत कोई बड़ा फिल्थी ऐसा कोई वो नहीं है, रिच मामला नहीं है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई करना था, लेकिन हाथ में जो कटिंग आई वो आई श्री राम सेंटर की। कि श्री राम सेंटर कोई जगह है, वहाँ पे जाके जो है अभी अप्लाई कर सकते हैं आप एज एन एक्टिंग स्टूडेंट। सर एक अभी आपने एक बात बताई कि आपके फादर का ज्वेलरी का इनका बिजनेस है और आप बचपन में रामलीला वगैरह में पार्टिसिपेट किया आपने, तो उस समय उन्होंने रोका नहीं है, आपको बढ़ावा दिया? उनका क्या रवैया था? मेरे फादर बहुत ही कूल टाइप के इंसान है। मतलब उन्होंने कभी मुझे ऐसा बहुत प्रेशर भी नहीं किया कि तू पढ़ लिख कुछ कर, ना ही उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए बहुत टोका। जब उनको ये बताया तो ऑफ कोर्स किसी भी माँ बाप की तरह, आज तो फिर भी लोग बहुत मतलब प्रमोट करते हैं बच्चों को ना कि आप बनाइए, आप तो मीडियम बिल्कुल खुल गया है, फोन पे सब कुछ हो रहा है। उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था, तो उनको वो डर था कि पता नहीं ये क्या करेगा, कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। कॉन्फिडेंस उनको नहीं था, मुझे था शायद, लेकिन उनको ये था कि बॉम्बे जाएगा, बड़ा शहर है, पता नहीं क्या होगा, वो जो एक इनहिबिशन होता है। तो जब मैंने उनको ये बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे काम नहीं करना चाहता हूँ, आपके साथ मैं नहीं बैठना चाहता हूँ, जबकि मैंने अपने फादर के साथ 8-10 साल काम किया है उसी शॉप पे बैठ के, लेकिन जब मैंने उन्हें क्लियर किया कि यार ये मुझसे होगा नहीं, सुबह से बैठ के शाम तक कस्टमर का इंतजार करना, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो एक बार बस उनके जहन में आया था जब उन्होंने मुझे कहा था कि ठीक है जा देख ले क्या कर सकता है तू, तो वो कुछ 5,000 रुपये दे के, टिकट दे के उन्होंने मेरे को भेज दिया था 2004 में। तो मैं किसी के भरोसे वहाँ गया था, वहाँ पे वो बात बनी नहीं, तो मुझे वापस आना पड़ा। उसके बाद जब मैंने SRC में एडमिशन लिया और मेरा पहला परफॉर्मेंस हुआ, तो मेरे पापा और मेरे बड़े पापा दोनों वो शो देखने आए थे, और मैं कोई लीड रोल नहीं कर रहा था, एक इम्पॉर्टेंट रोल ज़रूर कर रहा था, लेकिन वो रोल ऐसा था कि उसने पूरे प्ले ख़त्म होने के बाद जो है छाप छोड़ी थी। और मेरे जो टीचर हैं लोकेंद्र त्रिवेदी जी, मेरे डायरेक्टर भी थे, वो बहुत खुश थे। मेरे पापा, बड़े पापा दोनों बड़े खुश थे। जब मैं घर गया तो उन्होंने बहुत ऐसे कहते हैं ना गौरवान्वित हो के गर्व से बड़ा कहा कि यार ठीक है तूने बहुत अच्छा किया है।
तो वो मेरे लिए एक तरह से एक्नॉलेजमेंट, एक अप्रूवल था कि हाँ अब मैं आगे जा सकता हूँ। तो वहाँ से फिर वो एक सिलसिला शुरू हो गया, 2 साल का कोर्स कंप्लीट किया और फिर कहानी शुरू हो गई। लगभग आप कितने साल के रहे होंगे जब वो पहला प्ले किया था आपने? मेरा ख्याल है मैं 23 या 24 साल का था जब मैंने पहला प्ले किया था, और हाँ 23-24 साल का। आप ग्रेजुएट हो चुके थे तब तक? ग्रेजुएशन चल रही थी। ग्रेजुएशन के मामले में भी बड़ा मैं पढ़ाई में तो था ही वीक, तो ग्रेजुएशन भी मैंने ऐसा 5 साल लगा के की। तो पहले 1 साल में पेपर दिए तो कुछ 2 सब्जेक्ट में ER आ गई, फिर 2 साल में वो किए तो फिर ER आ गई। तो ऐसे करते करते मैं बाय द टाइम मैं ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स मैंने कंप्लीट किया और साथ ही में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, ऐसा सीन था शायद। उसके बाद आपने रेपेट्री ज्वाइन किया? हाँ, मैंने रेपेट्री ज्वाइन की। मुझे मेरे बहुत ही फेवरेट टीचर, मेरे डायरेक्टर नौशाद मोहम्मद जी ने मुझे, जिनके साथ मैंने प्ले भी किया था अपना फाइनल डिप्लोमा कोर्स का सीगल, तो वो उसी दौरान डायरेक्टर बने। मेरे जो सबसे इम्पोर्टेंट टीचर, सबसे पहले टीचर, वो है मुश्ताक काक जी, स्वर्गीय मुश्ताक काक जी। तो उन्होंने मुझे मौका दिया था थिएटर में आने का। उन्होंने इंटरव्यू लिया था अवतार सानी साहब और उन्होंने सेलेक्ट किया था और मेरा बड़ा मन था कि मैं मुश्ताक जी के साथ एक प्ले कर पाता। तो एक ही प्ले करने का मुझे मौका मिला था, वो था दिल्ली 6। उसमें मैं क्राउड करता था, वो रेपेट्री कंपनी उसमें परफॉर्म करती थी। बट बाय द टाइम मैं रेपेट्री में आ रहा था, मुश्ताक जी रेपेट्री छोड़ चुके थे। तो फिर मेरे जो टीचर हैं नौशाद जी, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि तू मतलब तुम रेपेट्री करो। और मैं चाहता भी था, क्योंकि रेपेट्री में जिस तरह से एक्सपोजर मिलता है प्ले करने का, जिस तरह से कॉस्ट्यूम्स मिलते हैं, सेट लगता है पूरा, और तैयारी करने का जो टाइम मिलता है, और फिर कुछ ना करके सिर्फ 1 साल में आपको पैसे भी मिलते हैं जी। उस टाइम बहुत थोड़े पैसे थे, लेकिन आपको प्ले करने का मौका मिल रहा है। साल में 3-4 प्ले कर रहे हो, नए बाकी परफॉर्मेंसेस कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया। तो वो मेरी एक बहुत बड़ी बात थी। तो वहाँ से उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया। मैंने रेपेट्री की करीबन 3-2.5-3 साल मैंने रेपेट्री की। ऐसा कोई टाइम पीरियड है सर से रेपेट्री का, आप इतने साल ही काम कर सकते हो, जैसे NSD रेपेट्री का 6 साल का है? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है, हर कोई बहुत टाइम तक थिएटर नहीं करना चाहता, क्योंकि सबकी एक क्लैरिटी है कि वो फिल्म्स करना चाहते हैं। मैं भी क्लियर था, मुझे फिल्म्स करनी है। और थिएटर करते करते मुझे ये समझ में आया कि वहां जाने से पहले मुझे बहुत पक्का होना है अपने काम में। तो मुझे ऐसा एहसास हुआ, जबकि मेरे साथ के बहुत लोग थे जो बॉम्बे जा चुके थे कोर्स करते ही, लेकिन मुझे ये था, ना तो मेरे पास पैसे थे जी, और मुझे ये था कि मुझे प्लेस करने हैं बहुत सारे। मुझे वेस्टर्न प्ले करने हैं, मुझे संस्कृत प्ले करने हैं, मुझे क्लासिकल प्लेस करने हैं, मॉडर्न हिंदी प्ले करने हैं। तो वो जो एक भूख थी, उसने मुझे वहां पे रखा, और फिर मैं करता चला गया। फाइनली जब मुझे लगा कि यार अब मैं बहुत टाइम दे रहा हूँ, और मुझे ऑलरेडी दिल्ली में रहते हुए मुझे फिल्म्स मिलने लगी थी, बहुत प्रोमिनेंट रोल्स में नहीं, लेकिन आसपास कुछ कुछ मिल जा रहा था, तो मैं कर रहा था। तो मुझे लगा कि आई थिंक ये टाइम है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अभी सिक्योर हो गया हूँ, और अगर ज़्यादा सिक्योर हो गया तो शायद मैं वो रिस्क नहीं ले पाऊँगा, और शायद फिर कभी बॉम्बे ना जा पाऊँ, और मुझे वो करना नहीं था। तो फिर एक दिन ऐसे ही मेरे एक साथी थे जगदीश, वो रेपेट्री छोड़ रहे थे। मैंने बोला क्या कर रहा है भाई? वो बोले रेपेट्री छोड़ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो क्या कर रहा है? कह रहा मैंने एक एप्लीकेशन लिखी है, वो मैं दे रहा हूँ। मैंने कहा यार मेरी भी लिख दे। तो मैंने उन्हें दे दिया, उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, लिख दी, मैंने साइन कर दिए। मैंने भी अपना इस्तीफा पकड़ा दिया उनके साथ। साइन करने से पहले क्लियर थे आप किसके बाद क्या करना है? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं था। बॉम्बे तो मैं नहीं जा रहा हूँ ये तो क्लियर था, क्योंकि पैसे नहीं थे। जितनी भी मेरी सेविंग थी वो बाइक की किश्तों में, घर परिवार में थोड़ा बहुत जो भी मैं दे पाता था, और मेरे जो भी खर्चे थे। और फिर भी वही था कि भूख थी, और करना है, थिएटर और करना है, जो कि आज की जनरेशन में नहीं है। और मैं उन्हें लगातार ये समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं वो एग्जाम्पल हूँ कि मैंने टाइम दिया है जी, और टाइम देने से मुझे बहुत फायदा हुआ है। तो कोई क्लैरिटी नहीं थी, मैंने रेपेट्री छोड़ी। मैं बाहर पेड़ है एक श्री राम सेंटर के, वहाँ बैठने लगा, और मेरे सुबह 11 बजे से रात के 10-11 बजे तक मैं वहाँ बैठता था, और मेरे पास कोई काम नहीं था।
कोई फिल्म नहीं थी, कोई थिएटर का प्रोजेक्ट नहीं था, अनटिल एंड अनलेस एक दिन एक प्ले मेरी झोली में आया, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक। राजनारायण दीक्षित जी उसे डायरेक्ट कर रहे थे और उन्होंने मुझे मौका दिया कि ये एक प्ले है और मैं चाहता हूँ तू ये मेन रोल करे औकाक का जी। और वो बहुत चैलेंजिंग रोल था और मुझे ऐसा लगा था कि एज एन एक्टर मेरे को जितना मैंने सीखा है उसको बहुत कमाल तरीके से एग्जीक्यूट करने का मौका है। साहित्य कला परिषद ऑर्गेनाइज कर रहा था उस फेस्टिवल को और पहली बार मैंने हुजूम देखा ऑडियंस का। मेरे सामने करीबन 400 लोग उस परफॉर्मेंस को देखने आए थे। मैंने उससे पहले भी परफॉर्मेंसेस करी हाउस पैक, लेकिन वो जो सैलाब था वो कभी मैंने देखा नहीं था। और जब उस सैलाब ने मुझे एक्सेप्ट किया, जब एक बाहर के डायरेक्टर ने मुझे एक्सेप्ट किया, जब मैं बाहर निकला वो शो करके और अगले दिन से जो वहाँ के लोगों का एक रिएक्शन था, क्योंकि सबको ये लगता था ये तो श्री राम सेंटर पास आउट है और रेपेट्री कर चुका है तो एक अलग टशन में होगा, स्वैग में है ना, वैसे रहता है। और लेकिन लोगों की वो चीज़ बदली, उनको पता लगा, उनको ऐसा एहसास हुआ कि नहीं यार ये तो बहुत सरल आदमी है, ये काम करने की इच्छा से यहाँ पे आया है, काम करना चाहता है। तो वहाँ से जो है सफ़र शुरू हुआ। फिर विकास बाहरी जिनके साथ मैं ये अपना प्ले करने आया हूँ यहाँ पे दरारें, वो प्ले लेकर आए कामू का द स्ट्रेंजर, वो किया, फिर खिड़की किया, फिर ऐसे लगातार सिलसिला थिएटर का चलता रहा। फिर मैं फिल्म भी करता रहा, थिएटर भी करता रहा, आज तक वो सिलसिला जारी है। सर जब आप फिल्म करते हैं और जब आप थिएटर करते हैं तो इन दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? यार मुझे तो बस वो कैमरा एक्शन कट की साउंड का फर्क नजर आता है और वो जो दोबारा रीटेक नहीं मिलेगा उसका फर्क नजर आता है। एक नजर आता है थोड़ा सा प्रोजेक्शन का, उसके लिए हमने थिएटर में एक्सरसाइजेस किए हैं कि वॉइस हम यहाँ से वो आखिरी रो तक कैसे पहुँचाएंगे बीइंग नेचुरल। तो वो सारी ट्रेनिंग मैंने करी भी है। इनके अलावा मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती जो बहुत अलग कराती हो परफॉर्मेंस के माध्यम से, क्योंकि उसमें भी आपको एक प्ले तैयार करना है, उसमें भी आपको एक रोल तैयार करना है। फिल्म्स में भी यही है, यहाँ पे भी यही है। बस वहाँ पे ये है कि कट की सुविधा है, कट होगा, अपनी गलतियों को आप सुधार के दोबारा कर सकते हो। थिएटर में वो मौका रिहर्सल तक महदूद रहता है, क्योंकि जब शो शुरू होता है तब वो मौका आपके पास नहीं है। और बाकी तो ऐसा मुझे कोई बहुत खास नज़र आता नहीं है फ़र्क। सर इतने साल आपने काम किया थिएटर में भी और सिनेमा के अंदर भी, एज अ पर्सन आपने क्या जाना कि एक्टिंग क्या है आपके लिए? यार इसका तो सही सही जवाब देना मेरे लिए अभी ज़रा मुश्किल है, क्योंकि मैं पहले ऐसा सोचता था कि मेरे पास इन चीज़ों के जवाब हैं, लेकिन अभी जैसे और थोड़ा गहरा उतरा हूँ तो ये एक विषय है जिसको मैं अभी भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। एक्टिंग क्या है क्या नहीं है, कई कहते हैं इट्स जस्ट रिएक्शन, कई कहते हैं साधना है, कई कुछ है बातें। मैंने भी अपने कई बातें सोची थी, बनाई थी, लेकिन मैं अभी भी इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए ये प्यार है, मोहब्बत है, ये किसी रोल से, किसी चीज़ से, किसी कहानी से, किसी मंच से, किसी को एक्टर से, ये मेरा ये प्यार है जो फ्लो करता है। बस जब मैं देता हूँ तो मुझे आगे से और बढ़ के मिलता है, तो मुझे तो ऐसा कुछ समझ में आता है। सर आपकी ट्रेनिंग हुई 2 साल तक एसआरसी के अंदर, फिर आपने रेपेट्री में काम किया। इस दौरान आपने कई मेथड्स पढ़े होंगे, कई एक्टिंग की किताबें पढ़ी होंगी। इस बीच आपने खुद का क्या प्रोसेस आपका बनाया? आप कोई प्रोसेस फॉलो करते हैं इनमें से? मैंने कोई एक्टिंग की किताब नहीं पढ़ी। ओके। मुझे सिर्फ पढ़ाया गया था स्टानिस्लावस्की के बारे में, माइकल चेखोव के बारे में कुछ पढ़ा था हमने, वो भी जितना उन्होंने मुझे बताया, या ब्रेख्त की जो एक्टिंग की थ्योरीज है उनके बारे में। मैं कभी उसमें घुसा नहीं, ना मुझे वो कभी समझ में आया। मुझे बस ये समझ में आता था कि मंच है, मंच पे अगर मैं मंच पे हूँ या मैं किसी भी मीडियम में परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे बहुत रियल होके परफॉर्म करना है, मुझे कहीं अंदर से परफॉर्म करना है। और वो परफॉर्म करते वक्त मेरी भी जितनी भी ताकत है, क्षमता है, सीखा समझाऊं, उसके ऊपर कोई एक और बड़ी ताकत है जो मुझे चलाती है, जो मेरी इज्जत, जो मेरी अच्छी परफॉर्मेंस का ध्यान रखती है, जो मुझे अपने आप गाइड करती है। और ऑब्वियसली मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने भी मुझे पढ़ाया, जिनसे भी मैंने चीज़ें सीखी। तो मेथड जैसा तो मुझे कुछ नहीं पता है। मैं जाता हूँ, उसके अंदर खोता हूँ, डूबता हूँ और पार निकलने की कोशिश करता हूँ।
कभी पार आ जाता हूँ, कभी नहीं आ पाता हूँ, तो कभी नीचे ही समंदर के जैसे तह में कुछ ढूंढता रह जाता हूँ। तो हर तरह की परफॉर्मेंसेस उसी से रिलेटेड है। तो मैंने तो मतलब ये सब मेथड्स ही हैं जो मैं कर रहा हूँ, वो ऑब्वियसली कहीं लिखा हुआ होगा, इसको ये मेथड बोलते हैं, उसको वो मेथड बोलते हैं, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ के कुछ नहीं किया। वो होता रहा, फ्लो करता रहा, और जो भी है अब आप हिसाब लगा लीजिएगा कौन सी मेथडोलॉजी में आता है, वो आप उसको समझ लीजिएगा। सर, आपने इतने साल काम किया, हम बाकी एक्टर्स की भी कहानियां सुनते हैं कि वो हमने उस कैरेक्टर को जब उसके प्रोसेस में थे तो हम इतना डूब गए थे, वो हमारे साथ ही रह गया था। इस दौरान आपने कुछ ऐसा अनुभव किया? कई बार ऐसा हुआ है। जैसे मैं एक थिएटर की बात करूं तो एक प्ले है हैमलेट जी। तो जब मैं हैमलेट कर रहा था तो वो किरदार मेरे साथ बहुत टाइम तक रहा था, और मेरे लिए बहुत ही पेनफुल जर्नी थी वो पूरी थ्रू आउट उस प्ले को बनाने में, क्योंकि मैं डायरेक्ट भी कर रहा था, मैं अडैप्ट भी कर रहा था, मैं हैमलेट ही प्ले भी कर रहा था। तो कई ऐसे मोमेंट्स आए थे ऑन स्टेज जहां पर अपने आपे से बाहर जाके कुछ ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैं एक्सट्रीम पे चला गया। और फिल्म्स में भी कई बार ऐसा हुआ जो बहुत दिल के करीब आ गए कुछ कैरेक्टर्स, तो उनको परफॉर्म करते करते उसमें खो गया। ऐसा नहीं है कि मैं उसको लेके फिर ढोता रहा, वो कभी भी नहीं हुआ, और वो होता भी नहीं है। उसकी ग्लिम्प्स या उसकी यादें जरूर आपके साथ चल सकती हैं। आप ऐसा कहेंगे वो पूरा ही मेरे साथ चलता रहा, तो फिर एक्टिंग का कोई मतलब नहीं है, फिर वो आप एक्टिंग से परे चले गए, क्योंकि एक्टिंग का तो मतलब उतना ही है ना, आपने की और आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर गए। तो बमफाड़ एक फिल्म थी जिसकी मैं तैयारी कर रहा था, जब जाहिद का कैरेक्टर कर रहा था जी। तो मैंने बहुत उसको प्रिपेयर किया था, मैं उसको बहुत दिल से, तो मैं गाने सुनने लगा, ऑटोमेटिकली वो मेरे फ्लो करने लगा। तो मैं शॉट में जाने से पहले गाने सुनता था, अपने आप को प्रिपेयर करता था। कानपुर की सड़कों पे मैं मोटरसाइकिल पे घूमता था जस्ट शॉट से पहले, जस्ट फील लेने के लिए कि इसकी आबो हवा में क्या है, मैं यहाँ का आदमी हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, दोस्ती बना रहा हूँ, और तुरंत वो करते करते सेट पे गया हूँ, शॉट दिया। तो इस तरह से कई जगहों पे मैंने कुछ करने की कोशिश की और वो सफल भी रही। जैसे मैं सोन चिरैया कर रहा था तो मेरे पास कोई डायलॉग नहीं था फिल्म में, और मैं अपने आप को सबसे एलिनिएट करता रहा, और ऑटोमेटिकली होते भी रहे कि मैं भूमि पेडनेकर जो मेरी वाइफ का रोल कर रही थी उनसे मैंने कभी ज़्यादा बात नहीं करी, सुशांत राजपूत उनसे मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुए। तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा बनता रहा। जो मेरा बेटा था बना था उसमें फिल्म में, उसके साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, तो वो इस तरह से अपने आप होने लगा, और वो ही रिक्वायरमेंट भी थी फिल्म की। तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप ऐसा बनता रहा, चाहे वो फिर 83 का कैरेक्टर हो या खाकी हो या और भी जो भी मैंने काम करे। तो मैं हमेशा थोड़ा सा गहरा जाने की कोशिश करता हूँ। कहाँ पहुँचता हूँ ये मुझे नहीं पता। वो ऑडियंस जब प्यार दिखाती है तो समझ में आता है कि यार उनके दिल को छुई है। अगर आप बात करें इसमें सीक्रेट गेम्स के बंटी की, तो वो भी उन्हीं में से एक कैरेक्टर है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस था मेरे डायरेक्टर का, अनुराग कश्यप सर का, मुझे लेके कि तू करेगा। और जब उन्होंने वो कॉन्फिडेंस दिखाया तो ऑटोमेटिकली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तरफ आ गई, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो ऑटोमेटिकली वो मेरे काम में ट्रांसलेट हुई, और वो उसके हिसाब से फ्लो होने लग गई। तो मैंने कुछ ऐसा अपने आप को झोंक के कभी कुछ नहीं किया कि मैं अपने आप को गर्दन से पकड़ के ले गया हूँ या अपने आप को ऐसे मैंने खींच के लाया हूँ, वो नहीं हुआ। सर, आप फिल्मों की, ये तो हुई फिल्मों की बात, और आप स्टार्टिंग से क्लियर थे कि आपको सिनेमा में ही काम करना है, लेकिन आज भी आप इस इवेंट में भी एक नाटक के थ्रू आए हैं। बिल्कुल। अभी भी आप रंगमंच से जुड़े हैं, वो क्या चीज़ है जिसने अभी भी आपको पकड़ा हुआ है? यार मैं ईमानदारी से बताऊं क्या है, मैं बहुत थोड़ा चूजी हूँ अपने काम को लेके। मुझे बहुत फिल्म्स के ऑफर आते हैं, मैं चाहूँ तो मेरे साल भर बिजी रह सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ क्या है कि मैं अपने लिए एक जगह बनाई है मैंने कि मुझे ये करना है, मैं अपने आप को यहाँ देखता हूँ। तो उससे नीचे या उससे कुछ और आसपास का नजर आता है तो मैं अपने आप को उसमें ढाल नहीं पाता हूँ या नहीं ढालना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कर सकने का काबिल हूँ। तो जब वो चीजें नहीं मिलती हैं तो मैं अपने आप को थोड़ा सा पीछे ले लेता हूँ। फिर मैं, ऐसा नहीं है कि मुझे पैसा कमाने के लिए कर ले भाई ये फिल्म भी कर ले, या वो डायरेक्टर है बड़ा डायरेक्टर है ये रोल दे रहा है तो कर ले, वो मुझसे हुआ नहीं है।
इन सब के बीच में ऑब्वियसली अब एक्टर हो, अकेले हो, तो कैसे आपको अपने आप को कंट्रोल करना है? ये तो पागल होने की पूरी संभावना है कि आपने काम करा हो, जो लोगों ने पसंद किया हो, उसकी चर्चा होती हो, जी। और फिर आप गैप आ जाए कि आपको वैसा काम नहीं मिल रहा है। तो उसके बीच में वो जो खूबसूरत समय रहता है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर करके मैं जिंदा रह सकता हूँ। मैं थिएटर करता हूँ, मैं अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करता हूँ, मेरी ऑडियंस मुझे देखने आती है, पसंद करती है, और क्योंकि मैं थिएटर की पैदाइश हूँ तो मुझे थिएटर में वापस जाने में कोई बुराई भी नहीं लगती। कई बार मन में आता है क्योंकि थिएटर पैसा नहीं है, लोगों को जुटाना बड़ा मुश्किल है, और अच्छी जगह पे परफॉर्म करना ज़रूरी है ताकि ऑडियंस ज़्यादा आ सके, ज़्यादा देख सके। तो वो एक ज़रूर स्ट्रगल रहती है, लेकिन अब टचवुड वो भी हालात सुधर रहे हैं, अच्छी जगह मिल रही है, अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। मेरी अपनी बहुत बड़ी टीम है जी। जो परफॉर्म करती है मेरे साथ और लगातार पिछले कई सालों से कर रही है। तो जब भी कोई बुलाता है प्यार से तो मैं चला जाता हूँ थिएटर करने। सर, आप दिल्ली में भी थिएटर करते रहे लगातार, बॉम्बे में भी थिएटर करते रहे, और अभी आपने एक बात बोली कि थिएटर में पैसा नहीं है। उसके पीछे आपको क्या कारण नजर आता है? क्योंकि एनएचडी जो है बहुत पुरानी संस्थान है, मिनिस्ट्री बहुत पहले से है, क्या उन्होंने इसकी साइड देखा नहीं या काम नहीं किया इस एस्पेक्ट पर? यार पता नहीं किया कि नहीं किया का तो पता नहीं, लेकिन हमारी जो दूसरी कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है, जिनमें ऑडिटोरियम के खर्चे बहुत हैं, रिहर्सल स्पेस का खर्चा बहुत है। अभी लोग टिकट खरीद रहे हैं, 500 रुपये 1000 रुपये की टिकट बिकती है मेरे शोज की। जी बिल्कुल, दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो जो भी पैसा आता है वो उस आधे से ज्यादा पैसा मेरा ऑडिटोरियम में जाता है। मैं 80,000 रुपये ऑडिटोरियम देता हूँ बुक करने के, मेरे को 15 से 20,000 अगर मैं 10 दिन की रिहर्सल करता हूँ तो मुझे रिहर्सल स्पेस में देना पड़ता है। वो चीजें अगर सॉल्व हो जाए, रेट कम हो जाए, चीजें थोड़ी सी सॉल्व हो जाए, तो फिर बड़ा आसान है कि मैं अपने एक्टर्स को पे कर सकता हूँ। अच्छा, मैं अपने एक्टर्स को 1,000 रुपये तक क्यों रखूँ, मैं उनको 4-4 5-5 हज़ार रुपये दूँ। और थोड़ा मैं बड़ी कास्ट के साथ काम करता हूँ तो ये भी एक पंगा है। मुझे अपने हर प्ले में जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, ये जिसका मैं संचालन करता हूँ, उसमें 20-25 लोग होते ही हैं, और उसका सिंपल सीधा मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं। मेरी पुरानी टीम बहुत बड़ी है, तो मुझे ये रहता है यार जब काम करूँ तो सारे साथ में काम करें। मैं ये नहीं मैं 4 लोगों को लेकर नाटक कर दूँ, 5 लोगों को लेकर नाटक कर दूँ, फिर जब मैं उठाता हूँ तो फिर मैं महाभारत जैसा ही कुछ उठाना चाहता हूँ कि आ जाओ भाई सारे, जिसको मौका मिले परफॉर्म करो। तो उस चीज़ पे अगर थोड़ा सा ध्यान जाए तो चीज़ें सुधर सकती हैं। बाकी आजकल मीडियम बदल रहा है, आजकल तो और बड़े माध्यम है, मोबाइल पे चीज़ें हो जा रही हैं, तो लेकिन थिएटर का क्रेज है, अच्छा है, अभी बढ़ रहा है वापस से, तो ठीक है कंडीशंस। सर, ये जो ऑडिटोरियम के आपके रेट की आपने बात की, 80-80 हज़ार पे करना पड़ता है, लेकिन यही ऑडिटोरियम लीज पर लिए हुए हैं, अभी तक उनकी लीज चल रही, 100 साल की लीज पर है, उनको तो उसका कॉस्ट इतना नहीं पड़ रहा है। क्या इनको ओवरलुक करने के लिए कोई सोसाइटी नहीं है? अब मुझे इस बारे में तो पता नहीं, गवर्नमेंट को जरूर इसमें ध्यान देना चाहिए, अगर गवर्नमेंट के अंडर आती हैं वो, क्योंकि संस्थाएं वैसी ही हैं, वो प्राइवेट संस्थाएं तो है नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा रन की गई हैं, और गवर्नमेंट ने ही दिया होगा उन्हें लीज पे, तो उनको देखना चाहिए कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो रहा है। बाकी थिएटर वाले जो हैं वो तो रेगिस्तान में भी पानी खोद लेते हैं, तो जिसको करना है वो तो कहीं भी कर लेगा, तो वो मोहताजी नहीं है। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है ना, आप एक बहुत बड़ा प्ले तैयार करते हैं या कोई भी परफॉर्मेंस तैयार करते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को कैटर करूं। 100 सीटिंग का ऑडियो होगा तो मज़ा नहीं आता है, 375, 400, 450, कमानी 700, इस तरह से जब शोज होते हैं तो मज़ा आता है कि लोग आ रहे हैं देखने। लेकिन वही है, फिर कमानी में जाओगे तो फिर 1.5-2 लाख रुपए आपको किराया भरना है, तो वो चीज़ें हैं। बट बाकी ये तो आपस में उनका मामला, वो देखें क्या है। सर, एक और डिबेट लगातार चलती रहती है, अभी अवतार सर के साथ भी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने भी यही बताया कि जैसे एनएचडी बहुत खुल रहे हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूट हर शहर में खुलते रहे हैं अभी, लेकिन उसमें एक्टर्स तो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उनको काम करने के लिए कोई रेपेटरी जैसी संस्थान नहीं है इस देश में, जहाँ
जहां वो काम करे, उनको रोजगार मिल सके, इसके बारे में आपकी क्या राय है? यार स्थिति तो गंभीर है, और जिस तरह से अभी मौके बढ़े हैं उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि खो गए हैं सब। क्लैरिटी ही नहीं है किसी को कि क्या करना है। एक्टर्स जो भी बनने आए हैं वो 1 महीने में एक्टर बन जाना चाहते हैं, टाइम देना चाहते नहीं है। और जो भी, जैसा कि ये बताया आपने, संस्थान नहीं खुल रहे हैं, रेपेटरीज नहीं खुल रही हैं, वो खुल भी जाए तो क्या है, वहां पे लोग काम करने को तैयार हैं क्या? मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा जो बोलता हो कि यार मैं थिएटर में 1 साल भी देना चाहता हूं। जो इंसान 1 साल का कोर्स नहीं करना चाहता, वो 1 साल रेपेटरी मतलब वो उसको कैसे देगा थिएटर को? वो कहता है कि मैं 1-2 नाटक करूं, उसके लिए मुझसे पैसे ले लो, जो भी फीस होती है इन इंस्टीट्यूट्स की, वो करके आगे बढ़ जाता है। मतलब हम दोष तो तब देना जब लोग रुकना भी चाहते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि 100% ऐसे ही लोग हैं, कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं, रेपेटरी करना चाहते हैं, थिएटर को देना चाहते हैं अपना टाइम, उसमें से कमाना भी चाहते हैं जी। लेकिन उसके लिए कई स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की कई स्कीम्स हैं जो चलती रहती हैं। साहित्य कला परिषद कई तरह के नए नए नाटकों की जो है वो चीज़ें निकालता रहता है, हास्य नाटक, सोलो परफॉर्मेंस, है ना, भारतेंदु जो उनका होता है, भरत मुनि जो होता है, वो भी है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड है। तो वो आई थिंक थोड़ा सा वास्ट होने की ज़रूरत है, लेकिन ये 2 तरफा है। एक्टर को भी समझना है और जो रेपेटरीज हैं उनको भी समझना है। तो ये दोनों के समावेश से कुछ होगा तो होगा, उनके बैलेंस से होगा। किसी एक पे कहना कि लोगों के पास काम नहीं है, उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो वो भी समझ रहे हैं कि वो क्या करने को ये राजी हैं? क्या वो उतना टाइम दे रहे हैं, अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो 1 महीने का कोर्स करके कह रहे हैं मैं तो बॉम्बे जा रहा हूँ? तो बॉम्बे अब जाओ के करोगे क्या? आप वहाँ बैठ के यूट्यूब पे वीडियो रील ही बनाओगे, क्या करोगे? रील बनाने से, अभी तो सभी रील बना रहे हैं जी, तो 1000 फॉलोअर वाला 10 मिलियन वाले से कैसे ही compete कर पाएगा? बिल्कुल। तो हमें समझने की जरूरत है। पहले तो भेड़ चाल है ना, एक ने ऐसा किया तो मैं भी वही कर लेता हूँ। ठीक है, वो करो, लेकिन अपना रास्ता भी तो खोजो कि तुम कैसे इससे अलग होगे। एक्स फैक्टर तुम्हारा क्या होगा, वो ढूंढना पड़ेगा हमें। दिलजीत के शो में हजारों लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं जी, टिकटें बिक रही हैं, करोड़ों हजारों रुपए की टिकटें बिक रही हैं। हर कोई गायक दिलजीत जैसा नहीं हो सकता है, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है तो है। हमको ये जो भी वैसा बनना चाहता है उसको अपनी क्वालिटीज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि दिलजीत पाजी भी मतलब आज ऐसा नहीं कि आज बन गए स्टार, वो बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है बंदा, आज पहुंचा है उस मुकाम पे। उस मुकाम पे तुमको पहुंचना तो तुम्हें देखना पड़ेगा उसके पीछे के 20 साल। इरफान खान साहब बनना आसान थोड़ी है, उनके पीछे के 20, 25, 30 साल कहाँ से लाओगे? वो कहाँ से लाओगे? उतना टाइम तुमने दिया है क्या? दिया ही नहीं है। तुम्हें आज दिख रहा है कि शाहरुख खान साहब क्या हैं, सलमान खान साहब क्या हैं। सलमान खान साहब 17-18 साल की उम्र से काम कर रहे हैं, आज भी वो बंदा मैं देखता हूँ उतना ही एक्टिव है। ही नोज कि उनको क्या करना है, अपनी ऑडियंस के बारे में जानते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में जानते हैं और क्लियर है, काम के टाइम पे काम। उतनी मेहनत करना चाहते हो क्या? वो बिग बॉस का रात को शूट करके सुबह आके शाम को अगले दिन फिल्म के सेट पे पहुंचे हुए शूट करने के लिए। सो नहीं रहा है बंदा, शूट कर रहा है। करोगे क्या? इतनी मेहनत है करने का, वो है दम। जब तक वो दम ही नहीं होगा कैसे तुम कहोगे कि मैं वो बन जाऊं? नहीं हो पाएगा। अभी हाल ही में आप उनके साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे आप? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। तो सर उनके काम करने के प्रोसेस को लेकर काफी बातचीत होती है। सलमान खान साहब के? जी, बिल्कुल। उसके बारे में कुछ बताएंगे? अभी आपने बताया कितनी मेहनत करते हैं, उस एक सेट छोड़ के दूसरे सेट पर आते हैं, बहुत कम सोते हैं, लगातार काम करते रहते हैं। वो उनकी मेहनत वो सबको दिख रही है, लेकिन जब एज एन एक्टर जब वो काम करते हैं तो वो प्रोसेस क्या आपने बारीकी से देखा उन्हें? मैंने वो फिल्म करने का मेरा मकसद ही एक ये भी था। ओके। AR मुर्गदोस सबसे पहला मकसद थे, क्योंकि उनकी मैंने दरबार की थी, उन्होंने मुझे याद रखा, उन्होंने मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल के लिए सिकंदर में बुलाया। और साजिद नाडियाडवाला सर, उनके साथ मैंने 83 करी थी, तो वो एक अलग एसोसिएशन है।
इनमें से मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे एक जैसे खास जो एक मौका था वो है सलमान खान साहब के साथ काम करना, क्योंकि फैन रहा हूँ उनका, एडमायरर रहा हूँ शुरू से, बचपन से। तो मैं चाहता था वो देखना कि यार ये लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे हैं, और वो बिल्कुल मुझे अचंभित करते हैं जब मैं उनको काम करते हुए देखता हूँ। उनकी डेडिकेशन को जब मैंने देखा, क्योंकि मैं पूरी फिल्म में उनके साथ हूँ, तो मेरे साथ ही मेरे और उनके सीन साथ में हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस आदमी की डेडिकेशन को देख के। वो शूट पे आते हैं, शूट पे आने से पहले उनका पूरा जिम रेडी है, वो अपना जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। कॉल टाइम आएंगे, कॉल टाइम पे आके अपना पूरा जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डाइट पे ध्यान देंगे, पूरा फिजिकल वर्क करने के बाद रेडी होके वो सेट पे आएंगे, अपना काम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि चलो उठाओ, चलो चलो निकल जाओ, जो भी उनके बारे में बातें फैली हुई हैं कि आएगा नहीं आएगा, ये करेगा वो करेगा, शूट लेट होता है, वैसा होता है। मतलब अभी तक मैंने उनके साथ 15-20 दिन शूट किया है, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, मैंने तो देखा नहीं। मैं तो उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, और जिस तरह से उनका जो पैटर्न है परफॉर्म करने का, एक्टिंग का, उनको बहुत क्लैरिटी है अपने एक्सपीरियंस के साथ कि क्या हो रहा है सेट पे, कैमरामैन डीओपी क्या शॉट लगा रहे हैं, डायरेक्टर क्या कहना चाह रहा है, वो अपने इनपुट्स देते हैं। और ऐसा नहीं कि उस पर अड़ जाते हैं, डायरेक्टर को अगर समझ में आता वो रखेंगे, नहीं आता तो वो बोलेंगे सर ये नहीं चाहिए, तो वो कहेंगे ठीक है, एज यू लाइक इट। अपने को एक्टर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। उन्हें पता लगा यार ये अच्छा कर रहा है, कुछ इम्प्रोवाइज करता है, चीज़ें बना रहा है, मुझे आगे से उन्होंने कहा कि यार तू ये कर, तू ये ट्राई कर, सीन्स को आगे डेवलप कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा इसको ये यार ये तू ये बोल, अगर किसी सीन में मेरा डायलॉग नहीं भी है तो भी मुझे कह रहे हैं यार तू ये कर दियो। तो मैं देख के हैरान था उस बंदे को, इतना मेहनती, इतना डेडिकेटेड एक्टर, और आपके सामने वो परफॉर्म कर रहे हैं, लाइंस को याद करना हो, मतलब डांस सीक्वेंस था, हम डांस शूट कर रहे थे, वो आए, हम लगे हुए थे मेहनत करने में, वो आए, उन्होंने कोरियोग्राफर को देखा, स्टेप समझा, आंखें बंद की, कुछ ऐसा रिकॉल किया, और वो परफॉर्म कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है ना, ऐसे आदमी को देखना, सीखना उससे। तो मेरे लिए तो बहुत ही कमाल का अनुभव है। अभी भी 20 दिन मेरे बचे हुए हैं, तो होपफुली और सीखने को मिलेगा। तो आने वाले टाइम में हम आपको सलमान खान फिल्म से एसोसिएट होते हुए देख रहे हैं? कोई बड़ी बात नहीं है, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी अगर सलमान भाई या सलमान खान साहब मुझे इस लायक समझते हैं कि हाँ मेरे साथ एसोसिएट हो सकते हैं या किया जा सकता है मुझे अपने साथ एसोसिएट, तो बिल्कुल, क्यों नहीं। सर ग्रेट, ये तो हुई आपकी प्रोफेशनल बात। इस बीच आपकी पर्सनल लाइफ जो चल रही है उसके बारे में आप बात करेंगे? अरे करो यार, मैंने जब आप थिएटर जब आपने शुरू किया, उस बीच आपका कोई रिग्रेट है? हाँ यार, रिग्रेट बस एक ये कि ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही है, उसके आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, मैं भाई के सपोर्ट से, छोटे भाई के, मैं पहुंच गया। मैं उस मकसद को पाने में कामयाब रहा, उसमें मैं काम कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ लगातार। वो हिस्सा खाली है जो था कि शादी करनी है, वो वाला जो है हिस्सा थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। अभी भी लेट नहीं हुआ, बट आई स्टिल फील कि वो भी एक काम था जो मुझे करना था, कर लेना चाहिए था टाइम रहते। तो वो मुझे लगता है कि अगर वो टाइम से हो जाता तो ज़रा और बढ़िया होता। तो वो एक चीज़ रह गई है, बाकी मुझे कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है। भगवान ने मेरा बड़ा साथ दिया है, मुझ पे पूरी कृपा रही है मेरे ऊपर वाले की। जो भी फैमिली की प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉल्व करी हैं, चीज़ें ठीक करी हैं। छोटा सा प्यारा सा घर है, उसको बड़ा करना है, बड़ा बनाना है। छोटी गाड़ी है, अभी बड़ी गाड़ी खरीदनी है। जो भी ऐशो आराम अपने माता पिता को, भाई को, बहू को, उनके बच्चे को जो भी दे सकता हूँ वो देना है। वो मेरी पहली प्रायोरिटी है अभी, तो मैं उस पर फोकस्ड हूँ। तो आप खुद अभी सेटल होने के बारे में सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल यार, सोच रहा हूँ, और वो करना ही है, वो काम तो होना ही है। क्योंकि रात को अकेले सोते वक्त कोई एक चाहिए जिसको कह सकूं, है ना, कि यार ये मेरा अचीवमेंट है, और वो मुझे कह सके यार मैंने आज ये किया। उसको मैं सपोर्ट करूँ, वो मुझे सपोर्ट करे।
क्योंकि माँ से तो ये बात करी नहीं जा सकती, अब उम्र मतलब ऐसी नहीं है कि उनसे ये सब, मतलब उनको पता है वो दिख रहा है, लेकिन उनके साथ एक वो बात नहीं की जा सकती। पिताजी से आप पता ही है, वैसे ही इतनी बात ये सब कर नहीं पाते हैं। जी और यार दोस्तों के साथ जितनी होती है बातें वो अलग तरीके की होती है, बट वो एक कंपेनियन जो होता है ना, जो आपको क्या होता है ना कि एक आदमी और तो औरत मिलकर जो एक कंप्लीट चीज बनती है, जी। तो वो एक जो शक्ति बनती है, वो शक्ति की अभी जो है जरूरत है। आई विश कि आप बहुत जल्दी हम में सेटल होते हुए दिखेंगे, बिल्कुल। सलमान भाई की तरह आप उस राह पर ना जाए। नहीं, मेरा एक ये भी डर था, फिर मैंने समझा, मैंने कहा नहीं ये नहीं होना है। मैं तो आशा करता हूँ कि वो भी जल्दी शादी करें। आई विश कि सलमान सर ये सुन रहे हो और ये बात जरूर अमल करेंगे। यानी बहुत ही ज़हीन और बहुत खूबसूरत इंसान है, और मैं तो चाहता हूँ कि सलमान भाई शादी करें। सर आप सेट पर रहे उनके साथ, तो क्योंकि उनकी शादी को लेकर बहुत बातें होती हैं, इस बीच वहां होती होंगी बातें, क्या वो इरिटेट नहीं होते इस चीज से? इतनी बातें होती है इस बारे में। उनके सामने बोलने की किसी की हिम्मत ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और वो क्या है ना, वो बहुत क्लियर है ना इन चीज़ों के बारे में, हर कोई जाके वो सब बातें नहीं कर सकता उनसे। मैं भी बहुत ही, ऐसा नहीं है कि खोल के ब्लंटली, हालांकि वो हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई है, लेकिन कभी भी उस तरह का जिक्र आप क्यों करोगे, बड़ी बेवकूफ़ाना बात है। तो वो उनका फैसला है जी, उन्हें जब अच्छा लगेगा वो करेंगे, और उनका डिसीजन है जब वो लेना चाहें। सर लाइफ और एक्टिंग को लेकर कोई एडवाइस दी उन्होंने आपको? अभी उतनी बात नहीं हुई है, अभी तो बस ये है कि ये लाइन और वो लाइन तू ऐसे कर ले, मैं ऐसे कर देता हूँ, ये होता है वो चल रहा है अभी। बट मैं चाहता हूँ उनसे बातें करना, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत है ना, और इतनी बड़ी शख्सियत जो सिर्फ हमारे देश का नहीं, जी बिल्कुल, वो पूरे विश्व का एक बहुत बड़ा इंसान है, बहुत खूबसूरत इंसान है। उनसे एकदम से ऐसे तपाक से कोई बात बोलना पूछना, वो थोड़ा सा हेजिटेशन तो है। बट मैं चाहूँगा जिस दिन थोड़ी सी नज़दीकी बढ़े, वो कुछ भी एडवाइस देना चाहें, मैं ज़रूर उनसे बात करूँगा इस बारे में। सर वापस आते हैं हम जिस इवेंट के ऊपर हैं, रासकला मंच ने जो ये इवेंट आयोजित किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और ये आज का नहीं है, आई थिंक ये 13th एडिशन है। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, पानीपत और सोनीपत के बीच में जगह है, यहाँ परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। और इस तरह के जो इवेंट्स हैं ये होते रहने बहुत ज़रूरी है, जो हमारी पहले बात चल रही थी। अगर इस तरह के भी शोज लाइनअप रहें, इस तरह के इवेंट्स लाइनअप रहें, थिएटर फेस्टिवल लाइनअप रहें, तो भी बहुत प्रोत्साहन मिलता है बहुत सारे ग्रुप्स को। और ये इतना अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा सिस्टम है, सारी चीज़ें हैं, ऑडिटोरियम, जगह, खाना पीना, बाकी परफॉर्मेंस के बारे में ऑडियंस बताएगी। तो आई थिंक आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर ऑन दिस पोडियम, दिस स्टेज, जहाँ पे रासकला मंच ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया और यहाँ शिरकत करके हम परफॉर्म कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। समय थोड़ा कम है, और ना तो बॉय इस बातचीत को और भी लंबी कर सकते थे। प्लीज, थैंक यू सो मच, और आज आपका नाटक देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।